तमिलनाडु के बीएसपी चीफ आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में हत्या। घर के बाहर हत्यारों ने चाकुओं से किए कई वार। 8 आरोपी हिरासत में लिए गए। लुधियाना में शिवसेना पंजाब के नेता पर निहंगों ने किया तलवार से वार। शिवसेना नेता की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। विरोध में आज लुधियाना बंद। और एक बार फिर रुक कर रहे हैं हाथरस भगदड़ केस की। इस मामले में न्यायिक आयोग की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंची है। अधिकारियों से इस वक्त वो पूछताछ कर रही है। 2 जुलाई की घटना आपको याद होगा, जब यहाँ पर कई लोगों की जान चली गई थी, भगदड़ मच गई थी, करीब 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस में इस वक्त अधिकारियों से न्यायिक आयोग की जो टीम पहुंची है वो पूछताछ कर रही है। कुछ देर में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। तो हाथरस केस में नया अपडेट जो आया आपको बता दें। न्यायिक आयोग की जो टीम है वो इस वक्त हाथरस में है, हाथरस पहुंच चुकी है। मुकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश बताएं, हाथरस पहुंची है न्यायिक आयोग की टीम, इस वक्त वहां क्या चल रहा है? देखिए, जो न्यायिक आयोग है उसकी टीम हाथरस पहुंच गई है और जो अफसर यहाँ पर हैं, डीएम, एसपी, बाकी जो एसडीएम वगैरह हैं, उनसे उनका बयान दर्ज कर रही है जो टीम है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगे हैं और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जो न्यायिक आयोग है, 3 मेंबर की कमेटी है जो जांच कर रही है और इसमें एक रिटायर्ड जज है जो कि सभी अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहे हैं कि उस वक्त घटना हुई, उस वक्त किसकी लोकेशन कहाँ पर थी, क्या कुछ हुआ। तो इसको लेकर अभी पूछताछ चल रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये आरोप लगे कि 2.5 लाख लोगों की भीड़ में केवल 40 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। इस तरह की एलिगेशन लगी और प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पर जो निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया था। दूसरा, हाथरस पुलिस ने अभी तक जो केस दर्ज किया है उस मामले में 132 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और 132 लोगों के स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड है वो हो चुके हैं। इसके अलावा और भी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं हाथरस पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जो मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर है उसको कल शाम को 7:30 बजे नजफगढ़ इलाके से, दिल्ली से एक सड़क पर वो टहलता हुआ पाया गया, वहां से उसको पकड़ा गया है। किसी अस्पताल से उसको नहीं पकड़ा गया है और ना ही उसने सरेंडर किया है। उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे गिरफ्तार किया है और टेक्निकल सर्विलांस के बेसिस पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये हाथरस पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया है, उसे सरेंडर नहीं किया है। और दूसरा, पुलिस लगातार इस मामले में जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि इस मामले में जिस तरह से बाबा भोले पर आरोप लग रहे हैं, बाबा को अब तक ना तो पकड़ा गया है, ना ही उनका एफआईआर में नाम है और ना ही उनसे पूछताछ हुई है। पुलिस का ये कहना है कि बाबा से कभी पूछताछ होगी या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जब बाबा का इस पूरे मामले में कोई रोल सामने आएगा, तभी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करेगी। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हाथरस इस वक्त पहुंच चुकी है, अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और हाथरस के और बाकी जो अधिकारी हैं पुलिस लाइन पहुंचे हुए हैं और अब तक आयोग 132 लोगों का बयान दर्ज कर चुका है। लेकिन इस मामले में जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है, अभी तक ना तो पूछताछ हुई है, ना एफआईआर में उनका कहीं नाम है। ये भी यहाँ पर एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब लिए चलते हैं, जहां लुधियाना में कल शिवसेना पंजाब के नेता संदीप थापर पर 3 निहंगों ने तलवार से हमला कर दिया। सिविल अस्पताल के बाहर 3 निहंगों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर उनकी स्कूटी को घेरा, उन पर तलवारों से वार किए। बाद में पुलिस ने फतेहगढ़ साहिब से 2 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। हमले के वक्त संदीप थापर का गनमैन भी उनके साथ मौजूद था, लेकिन आरोप है कि उसने शिवसेना नेता को बचाने की कोशिश नहीं की।
हमला करने के बाद निहंग संदीप थापर की ही स्कूटी लेकर फरार हो गए। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शिवसेना टकसाली के नेता संदीप थापर को इलाज के लिए दयानंद मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। इस वारदात के बाद निहंगों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो भी हमारे धर्म, मर्यादा और शहीदों के खिलाफ बोलेगा, हम उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसे आज हमने लुधियाना में किया। इस वारदात के बाद हिंदू संगठनों के नेता और भड़क गए हैं और आज लुधियाना बंद का ऐलान किया गया है। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने इस वारदात को लेकर सीएम भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। अभी आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सीधा लुधियाना में, तो हमने जनता तेरे को सरबजीत एंड हरजोत को हमने अभी वांटेड है और ये बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा टीम वर्क हुआ। जिंदर मैनू दे दे लीडरशिप के अंडर फतेहगढ़ साहब जाके इसको एप्रीहेंड किया फतेहगढ़ साहब की टीम ने। कितने आरोपी कुल हैं फरार? अभी टोटल 3 थे, 2 हमने अरेस्ट कर चुके हैं, 1 अभी तो अभी जो क्या लगता है किसी डेरे से संबंधित देखो ये सारे जो एंगल इन्वेस्टिगेशन हम कुछ कह सकते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी उस तो बाद ही। इस वक्त हम लुधियाना से ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे शिवसेना के लीडर पे अटैक किया गया। मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि सारे वीडियोस दिखाए जाए। ये सिविल हॉस्पिटल लुधियाना है और जो शिवसेना का नेता था वो अंदर लुधियाना हॉस्पिटल में कोई प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वो जैसे 11:40 के करीब बाहर निकले अपने किनेटिक होंडा पे अपने गनमैन के साथ। यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और जैसे ही बाइक और स्कूटर यहाँ पे स्टॉप किया, अंदर से हॉस्पिटल के अंदर से 3 निहंग बाहर निकल के आए जिन्होंने कृपानों के साथ और स्वॉर्ड्स के साथ उन पे अटैक कर दिया। ये सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पुलिस ने उन 3 अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद देर इवनिंग को 2 अक्यूज्ड अरेस्ट कर लिए। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी इस केस पे, इस इंसिडेंट पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवालिया चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि ये ब्रॉड डे लाइट में हुआ और जो पता चला है 11:40 के करीब और उस साइड से हॉस्पिटल के अंदर से वो शिवसेना नेता अपने गनमैन के साथ यहाँ पे किनेटिक होंडा पे आते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम के कारण उनको यहाँ पे रुकना पड़ता है और जैसे ही वो रुकते हैं अंदर से 3 निहंग आते हैं और यहाँ पे इस जगह पे वो लगातार उन पे कृपानों से लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं और जिसके बाद उनको मल्टीपल इंजरी आती है और हॉस्पिटलाइज होते हैं। और इस बात के बाद जब पुलिस तहकीकात होती है तो पता चलता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरास में उनकी तस्वीर आई, तस्वीर के माध्यम से उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और लेट इवनिंग को उन 2 लोगों को, 3 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद पुलिस का कहना है कि लगातार रेड की जा रही है क्योंकि जब तक वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न था इतना अटैक करने का, उस बात की तहकीकात करने के बाद पुष्टि होगी कि पीछे मोटिव क्या था जो ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएं कि कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये सिविल हॉस्पिटल लुधियाना है। सिविल हॉस्पिटल से जो शिवसेना नेता थे अपने किनेटिक होंडा से बाहर आते हैं। इस ट्रैफिक जैम होता है जहाँ पे ट्रैफिक जैम करके यहाँ पे उनको अपना स्कूटर स्टॉप करना पड़ता है और इमीडिएटली अंदर से कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में शार्प एज वेपन थे, स्वॉर्ड थी और तलवार थी। वो यहाँ पे उन पे अटैक करते हैं। अब पुलिस कहती है कि हमने 2 लोग अरेस्ट कर लिए, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या मोटिव निकलता है इस पूरे अटैक के बाद। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी लुधियाना पंजाब। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी गई है। चेन्नई में 6 आरोपियों ने घर के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इस हत्या के विरोध में चेन्नई में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इस बीच पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
have secured 8 suspects so far, a few minutes before. This is early investigation, preliminary investigation. So after some time the clear picture and better accurate picture will emerge once we are through with more investigation, more facts and circumstances coming to light. We'll share with you. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां पर पिछले 2 हफ्तों में 10 पुल गिरने के बाद आखिरकार अब जाकर बिहार सरकार नींद से जागी है। वो कार्रवाई करती हुई अब दिख रही है। 16 इंजीनियर्स को उसने निलंबित किया है। बिहार के सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में पुलों के गिरने की घटनाएं सामने आई। एनडीटीवी ने अपनी पड़ताल में पाया कि इन पुलों के गिरने का मुख्य कारण नदी की सफाई थी। जिस एजेंसी को नदी की सफाई करने और गाद हटाने का ठेका दिया गया, उसने ये तक नहीं देखा कि वहाँ कोई पुल भी है और सीधे गाद, मिट्टी और बालू वहाँ से हटा दी। और असम की बात करते हैं। बाढ़ से बेहाल है असम का हाल। बारिश की वजह से लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर मुश्किल में है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हालात में कोई ख़ास बदलाव अभी तक नहीं आया है। अब तक 24 लाख लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की जान भी जा चुकी है और अब तक मरने वालों की कुल तादाद 52 है। और असम के 30 ज़िले अब बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 3500 से ज़्यादा गांव बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी समेत असम की 10 से ज़्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। निचले असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार से गोलपाड़ा और धुबरी ज़िले में जल जमाव के चलते आम जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। राहत और बचाव का काम हालांकि धीरे धीरे चल रहा है। अब तक 47,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। कल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है और अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए हैं। पानी से भरी एक सड़क पर खुद भी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करते असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। अपर असम के इलाके में बाढ़ का असली तांडव यही दिख रहा है। अपर असम में बाढ़ का पानी घट रहा है, जो अच्छे संकेत है, लेकिन लोअर असम में हालात खराब हो सकते हैं अगर दोबारा बारिश हुई तो। I hope that if this continues for another 2 to 3 days without rain, then situation will improve significantly and people will be able to go back from the relief camp. इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर दे देता है तो कम से कम 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, हम लोग चार्ज करेंगे। इन्वर्टर चार्ज हो तकरीबन 1 हफ्ते से शहर में पानी भरा हुआ है। यहाँ ना बिजली है और ना ही पीने के लिए पानी। राजधानी गुवाहाटी में कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अपर असम के कई इलाकों में हालात का जायजा लिया। वैसे इन इलाकों में बाढ़ का पानी अब घट रहा है, लेकिन 700 किलोमीटर दूर धुबरी में बाढ़ का पानी घट नहीं रहा और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। धुबरी से 300 किलोमीटर दूर पलाशबाड़ी के लोगों का कहना है कि इस तरह के हालात कभी नहीं हुए। हमने बहुत बाढ़ देखी है, ये बहुत ज्यादा है और पानी अचानक आया। सिर्फ आधे घंटे में पानी भर गया और लोग अपने जरूरी सामान तक नहीं ला सके। असम में जो बाढ़ की परिस्थिति है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है और असम के लगभग 29 जिले में बाढ़ है। हम इस वक्त हैं पलाशबाड़ी में। ये एक गांव है, ये एक गांव है जो कि ब्रह्मपुत्र के बहुत पास है। आप देख सकते हैं जो गांव पूरा खाली है। राहत में लगे लोगों का कहना है कि पानी उतरने के बाद सबसे बड़ी चुनौती साफ सफाई की होगी। अभी थोड़ा बहुत जो देख रहे हैं हम लोग या पब्लिक से भी जो हमें फीडबैक मिल रही है कि अभी जो 10% वाटर है वो निकलने के बाद में थोड़ा सैनिटाइजेशन इशू, हेल्थ इशू वो सब
आने वाला है वो हमें भी पता है। दक्षिण असम में भी हालात ठीक नहीं हैं और पराग घाटी में जहां तहां पानी भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।